चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि पूछा गया है दिसंबर 2014 में। गिवन क्या है क्वेश्चन में? ए और बी दो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है मेरे पास। साथ ही साथ मुझे एक एक्सप्रेशन दिया गया है बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस बी ए का स्क्वायर। और हमसे क्वेश्चन ऑप्शन में ये पूछा गया है कि कौन सी मैट्रिक्स मेरे पास नॉन सिंगुलर होगी। अब नॉन सिंगुलर दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि उसकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, या फिर उसकी रैंक फुल हो, या फिर उसके पास कोई भी आइगन वैल्यू जीरो ना हो। इन 2-3 तरीके से हम ये चीज़ें दिखा सकते हैं कि जो मेरी मैट्रिक्स होगी वो नॉन सिंगुलर होगी। तो जब भी हमें एक्सप्रेशन की फॉर्म में कोई भी मैट्रिक्स में रिलेशन देगा और सिंगुलैरिटी और नॉन सिंगुलैरिटी पे बात करेगा और वे सारी मैट्रिक्स होंगी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम डिटर्मिनेंट वाले मेथड से जा सकते हैं। कैसे? हम ए बी से रिलेटेड जितने भी एक्सप्रेशन है उनको एक साइड कर लेंगे, बी को कॉमन ले लेंगे, उसके बाद दोनों साइड डिटर्मिनेंट ऑपरेटर लगा देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी होता है नॉन जीरो 1 के बराबर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आया कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉन जीरो होगा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा। तो बी और ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, क्योंकि इनके डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट 1 के बराबर आ रही है। तो ये पार्ट बी का क्वेश्चन था। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ऑप्शन सेकेंड इज ट्रू, कि बी मेरे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स हैज़ द सेम रो स्पेस एज द गिवन मैट्रिक्स। तो जब भी हमें दो मैट्रिक्स का रो स्पेस सेम दिखाना है तो हम कौन सा रिजल्ट यूज़ करेंगे? ये वाला, कि दो मैट्रिक्स का रो स्पेस जो है वो सेम होगा। फर्स्ट, उनमें नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए, और सेकंड, उनकी जो रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म होगी वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। और रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म में भी हम उन्हीं रोज को कंसिडर करेंगे जो नॉन जीरो होंगी, क्योंकि नॉन जीरो रोज ही हमारी कंट्रीब्यूट करेगी रो स्पेस को जनरेट करने में। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन में दी गई जो मैट्रिक्स है मेरे पास, उसकी रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म लिखेंगे। क्या है? ये हमारी गिवन मैट्रिक्स थी। इसकी जो आर आर ई एफ होगी वो आती है हमारे पास 1 2 0 0 1 0 0 0। ये इसकी रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म आती है। रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सेम इक्लन फॉर्म की तरह ही कन्वर्ट करते हैं, बस रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म में ये फ़र्क होता है कि इसमें ईच पाइवोट की वैल्यू 1 होती है, साथ ही साथ पाइवोट जो होता है उसके ऊपर और नीचे की एंट्रीज 0 होती है। तो हमारी जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी गई थी उसकी रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। अब जो हमारे पास ऑप्शन है उनकी रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म हम चेक करेंगे और देखेंगे कि किसकी रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म हमारी दी गई मैट्रिक्स ए की रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म के बराबर आती है। सो ऑप्शन 1 है हमारे पास ये ऑलरेडी रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म में है, क्योंकि पाइवोट क्या है, सारे 1 है, और पाइवोट के ऊपर और नीचे की एंट्रीज 0 है। तो ऑप्शन 1 की जो रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म है वो मेरे दी गई मैट्रिक्स के बराबर आ गई है। तो ऑप्शन 1 ही मेरा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन 2 अगेन रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म में ऑलरेडी है, लेकिन इसमें यहाँ पे 1 है और हमारी जो मैट्रिक्स है उसकी A12 पोजीशन पे 2 है, तो इनकी RREF सेम नहीं है। सिमिलरली थर्ड में इनकी RREF जो रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म है उनमें रोज जो है, रोज की जो एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है, ना ही फोर्थ मैट्रिक्स में हमारी जो रोज की एंट्रीज हैं वो दिए गए जो क्वेश्चन में दी गई मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज के बराबर नहीं है। तो सिर्फ ऑप्शन 1 में ही जो रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म आ रही है वो दी गई मैट्रिक्स की रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म के बराबर आ रही है, और नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है। तो ऑप्शन 1 मेरा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है? डिटर्मिनेंट पूछा गया है n क्रॉस n की परमुटेशन मैट्रिक्स का। परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होती है? एक बाइनरी मैट्रिक्स होती है जिसकी ईच रो और ईच कॉलम में सिर्फ एक बार वन आता है और बाकी एंट्रीज क्या होती हैं, 0 होती हैं। एग्जाम्पल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स होती है, क्योंकि इसकी ईच रो और ईच कॉलम में सिर्फ एक बार वन आ रहा है, बाकी सारी एंट्रीज 0 है। तो हमें क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दी गई है जिसके जो बैकवर्ड डायगोनल है उस पर सारी एंट्रीज 1 है। इसका मतलब इस डायगोनल के ऊपर और नीचे की एंट्रीज 0 होंगी, क्योंकि ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स गई है। इसका हमसे डिटर्मिनेंट पूछा है। जब कभी भी कोई चीज़ n पे डिपेंड करेगी ऑप्शन में,
तो हम n की वैल्यू खुद से चूज़ करके चलेंगे कि अगर n 1 है, 2 है, और फिर ऑप्शन चेक करेंगे किसके लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं, किसके लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। अगर मैं n को 1 लूँ तो मेरी मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की बनेगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा। सो ऑप्शन 1 में अगर मैं पुट करूँगी n की वैल्यू 1, तो मुझे -1 मिल रहा है, तो ऑप्शन 1 मेरा फॉल्स हो गया। 2 में पुट करूँगी, 3 भी फॉल्स हो गया क्योंकि इसमें भी -1 आया हुआ है। और अब बचे सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड में अगर मैं पुट करती हूँ -1 की पावर, ये क्या है मेरे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो जाएगा 1/2, दैट मीन्स 0.5, तो ये 0 के बराबर आएगा। तो -1 की पावर 0, किसी भी 1 की कोई भी पावर करो तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। सो ऑप्शन 2 कैन बी ट्रू। नाउ ऑप्शन 4 में हम अगर, ऑप्शन 4 तो डायरेक्टली ही 1 के बराबर दिया गया है, तो अब हमें 2 और 4 को डिस्कार्ड करना होगा। तो हम n को 2 पुट कर लेंगे। n को अगर मैंने 2 पुट करा, तो अगर मैं ऑप्शन सेकंड में पुट करूंगी इसे n की वैल्यू को, तो -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n/2 यानी 2/2, तो -1 की पावर 1 इज इक्वल्स टू -1। एंड ऑप्शन 4 क्या आएगा मेरे पास, 1 के बराबर। n मैंने 2 लिया है, तो 2 क्रॉस 2 की बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स मेरे पास होगी ये। दिस इम्प्लाई कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू -1। तो कौन से ऑप्शन के साथ हमारा मैच हुआ है, ऑप्शन 2 के। तो जब कभी भी हमारा जो ऑप्शन है वो n पे डिपेंड करेंगे, यानी कि n की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे, तो हम हमेशा एक बार n को अपनी तरफ से वैल्यू देके और चेक करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे डायरेक्ट एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछा है। मैट्रिक्स दी गई है हमें 1 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर, 1 1 प्लस जेड, 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर। इसका डिटर्मिनेंट हमें बताना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, C2 में C2 माइनस C1 कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स वाई जेड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर। नाउ हम क्या करेंगे, C3 में क्या चेंज करेंगे हम, C3 माइनस C2 माइनस C1। सो ये जो 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड वाली टर्म है C3 में, वो रिमूव हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बचेगा, रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट 1 वाई एक्स स्क्वायर, 1 वाई स्क्वायर, 1 जेड स्क्वायर। ये हमारे पास बचा। अब इसका डिटर्मिनेंट हमें बताना है। और ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, वंडर मोड मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें पता है क्या होता है। इसका डिटर्मिनेंट होता है दिस माइनस दिस, देन दिस माइनस दिस, उसके बाद दिस माइनस दिस। सो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जेड माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स एंड वाई माइनस एक्स। सो वंडर मोड मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी जो रोज होती हैं वो किस में होती हैं, जीपी में होती हैं। तो यहाँ पे क्या थी, 1x स्क्वायर, तो ये जीपी सीरीज हो गई। तो ईच रो किस में थी, जीपी सीरीज में थी। तो ये वंडर मोड मैट्रिक्स बन गई। और वंडर मोड मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको एज अ रिजल्टेंट याद होना चाहिए कि हम कैसे निकालते हैं। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है P एक 2 क्रॉस 2 की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है सच दैट P स्टार P इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, जहाँ पे P स्टार किसको डिनोट कर रहा है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ P। देन हमसे P की आइगन वैल्यू के बारे में पूछा गया है। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरीके की मैट्रिक्स अगर कोई होती है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स। इस पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरीके की मैट्रिक्स में, तो आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी आती है तो कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, अगर आपको मैट्रिक्स में कोई डाउट नहीं है। तो हमें पता है कि P स्टार P अगर आइडेंटिटी के बराबर है तो ऐसी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स। और यूनिटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमें पता है कैसी होती है, यूनिट मॉडुलस ऑफ 1 की होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 और दिसंबर 2014 का आखिरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैट्रिसेस एंड रैंक। सो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ए एक 5x5 की मैट्रिक्स है और जो बी मैट्रिक्स है वो ए में एक एलिमेंट, वन एलिमेंट ऑफ ए को चेंज करके हमारी कौन सी मैट्रिक्स बनी है, बी मैट्रिक्स बनी है, एक एलिमेंट ए में चेंज करके। हमें दिया है कि जो रैंक ऑफ ए है वो आर से डिनोट है, रैंक ऑफ बी है वो एस से डिनोट की गई है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम मैट्रिक्स बी को ऑब्टेन कर रहे हैं बाय चेंजिंग वन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और बी मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रही है बाय डिलीटिंग वन रो या वन कॉलम या बोथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे आज के टाइम पे भी आते हैं नेट में, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। जब कभी भी वो हमसे ये कहता है कि एक एलिमेंट हटा दिया या रो, जिस इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया उसको रो वाले को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मेथड सबका सेम यही है। क्या देखना होता है हमें कि वो एलिमेंट जो हम रिमूव कर रहे हैं क्या वो मेरा पाइवोट है या नहीं है। दैट मीन्स कि वो मेरी रैंक में कंट्रीब्यूट कर रहा है या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, हमें ये देखना होता है। जब भी हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं तो हमें क्या देखना होगा कि वो एलिमेंट मैट्रिक्स ए की रैंक में कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल से इसको हम कैसे समझेंगे इस मेथड को। अगर मैं एक ए मैट्रिक्स लेके चलूँ 1 0 0 1 0 0 0 1 0, ये मैं इसको ए मैट्रिक्स मान लूँ। एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, ए तो मेरे पास 5x5 की है, लेकिन सभी मैट्रिक्स के लिए इसी तरीके से काम करेगा, इसमें इसके ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है कि कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है। तो अगर ये मैट्रिक्स मेरे पास ए मैट्रिक्स है, अब मैं इसमें अगर ये मेरा क्या है, पाइवोट है, 1 को अगर मैं चेंज करके 0 कर दूँ तो अब मैट्रिक्स क्या बनेगी मेरे पास, 0 0 0 0 1 0 0 0 0। सो रैंक ऑफ ए कितनी थी, 2। रैंक ऑफ बी, क्योंकि एक एलिमेंट चेंज करा, ये बी आ गई मेरे पास, रैंक ऑफ बी बनी 1, तो मतलब एक घट गई मेरे पास रैंक। दैट मीन्स अगर ये एस था, सॉरी ये एस नहीं आर है, अगर ये आर था तो एस मेरे पास क्या हो गया, आर -1। सेकंड केस ए, अब बी भी मेरे पास यही है। सेकंड केस में मैं क्या करूं, मैं नॉन पाइवोट जो एलिमेंट है, मतलब जो जीरो एलिमेंट है, उसको नॉन जीरो वैल्यू दे दूं, चेंज कर दूं, तो बी अब मेरे पास क्या आएगा, मैंने यहाँ पे 1 0 को चेंज करके 1 रिप्लेस कर दिया। सो अब रैंक ऑफ ए तो अभी भी 2 है जो कि आर से रिप्रेजेंट है। रैंक ऑफ बी कितनी हो गई हमारे पास, रैंक ऑफ बी भी 2 है जो कि एस से रिप्रेजेंट की गई है। यहाँ मेरा एस बराबर आ गया आर के। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 में हम बी को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो ये वाला एलिमेंट है, ये हम इसको हम क्या कर सकते हैं, पाइवोट बना सकते हैं। सो हमने इस जीरो वाली एंट्री को क्या मान लिया, 1 मान लिया। सो नाउ रैंक ऑफ ए कितनी थी, 2 थी, आर से रिप्रेजेंट है। रैंक ऑफ बी कितनी आ गई मेरे पास, 3, जो कि एस से रिप्रेजेंट की गई थी, आर +1 के बराबर हो गई। तो केस 1 सेकंड और थर्ड से मुझे क्या पता चला कि अगर एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए और उसके एक एलिमेंट में चेंज करके मैं कोई नई मैट्रिक्स बनाऊंगी, तो जो उस नई मैट्रिक्स की रैंक होगी, जिसको हमने यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट करा है, वो या तो सेम रहेगी या वो एक बढ़ जाएगी या वो एक घट जाएगी। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं कि जो एस होगा वो r+1 से छोटा या उसके बराबर होगा एंड बड़ा होगा किससे, r-1 से। क्यों लिख सकते हैं हम ऐसे, क्योंकि रैंक मेरी क्या होगी, हमेशा कोई ना कोई होल नंबर होगी। तो यहाँ से एस की वैल्यूज़ क्या निकल के आएगी कि एस या तो r-1 हो सकता है या r हो सकता है या r+1 हो सकता है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कहता है कि एस मेरा लेस देन और इक्वल्स टू r+1 होगा। सेकंड में r-1 से बड़ा या उसके बराबर होगा एस। थर्ड में एस एग्जैक्टली r-1 के ही बराबर होगा। फोर्थ में कहता है कि एस कभी भी r के बराबर नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमसे पूछे हैं, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि एस मेरा r के बराबर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि हमेशा रैंक मेरी 1 से घटे ऐसा भी जरूरी नहीं है। नाउ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ये दोनों मेरे ट्रू स्टेटमेंट हो जाएंगे, क्योंकि जब भी मैं 1 एलिमेंट चेंज करके नई मैट्रिक्स बनाऊंगी तो ये रिजल्ट की तरह हमें याद रखना है कि मेरी जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी रैंक या तो 1 से बढ़ेगी या 1 से घटेगी या फिर दी गई मैट्रिक्स के बराबर ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे स्टार्ट हो जाते हैं जून 2015 के क्वेश्चन।
सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, द रो स्पेस ऑफ अ 20 क्रॉस 50 मैट्रिक्स ए हैज़ डायमेंशन 13। दैट मीन्स ए मेरे पास कोई 20 क्रॉस 50 की मैट्रिक्स है। डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस हमें क्या गिवन है, 13। हमसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ए एक्स इक्वल्स टू 0। अब जो ये सॉल्यूशन स्पेस होता है ए एक्स इक्वल्स टू 0, इसकी डायमेंशन किसके बराबर होती है, नल स्पेस के, नल स्पेस ऑफ ए। तो बेसिकली हमसे नलिटी पूछी है कि नलिटी ऑफ ए क्या होगी हमारे पास। डायमेंशन ऑफ रो स्पेस हमें क्या दिखाती है, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस को मैं शॉर्ट फॉर्म में आर एस लिख देती हूँ, बराबर होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर होता है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस को शॉर्ट फॉर्म में सी एस लिख देती हूँ। तो हमारा जो डायमेंशन ऑफ रो स्पेस होगी वो रैंक के बराबर होती है। तो बेसिकली हमें क्या दिया गया है, रैंक दी गई है मैट्रिक्स ए की। अब हम रैंक नलिटी थ्योरम लगा देंगे। तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए बराबर होगी किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी कि 50 के। तो नलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगी किसके, 50 माइनस 13, यानी कि 37 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे कौन से दो रिजल्ट लगे हैं कि डायमेंशन ऑफ रो स्पेस बराबर होती है रैंक ऑफ ए के, बराबर होती है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस के। एंड सेकंड जो डायमेंशन होती है सॉल्यूशन स्पेस ऑफ ए एक्स की, उसको क्या कहा जाता है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, यानी कि नलिटी ऑफ ए। ये दो रिजल्ट यहाँ पे यूज हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ए और बी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है हमारे पास दो, और हमसे पूछा है कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर होगा। सो ट्रेस मेरा एक साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। साइक्लिक प्रॉपर्टी कैसी होती है इसकी, हमें ऑप्शन में दिया है ए स्क्वायर, हम उसको लिख सकते हैं ए इंटू ए बी इंटू बी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए बी बी। तो साइक्लिक प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ इस पॉइंट से, तो ये जो ट्रेस होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए बी बी ए, यानी कि ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए। अगेन ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मैं इस बी से लिखना शुरू करूं, ट्रेस ऑफ बी बी ए, यानी कि ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर। नाउ थर्ड ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रेस ऑफ, अगर मैं अब इस बी से लिखना शुरू करूं, बी ए बी, यानी कि ट्रेस ऑफ बी ए स्क्वायर बी। अब अगेन मैं इसको यहाँ से लिखना शुरू करूंगी तो जो मेरा क्वेश्चन में दिया गया है वो ही आ जाएगा। सो अब हमें ऑप्शन मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन मेरे इन रिजल्ट के साथ मैच हो रहा है। सो ऑप्शन फर्स्ट तो मेरा मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन सेकंड में कहा है ए बी स्क्वायर ए, तो ये मेरा ऑप्शन मैच हो रहा है इसके साथ। थर्ड ट्रेस ऑफ ए बी का स्क्वायर, ट्रेस ये प्रॉपर्टी कभी सेटिस्फाई नहीं करता है। ट्रेस ऑफ बी ए, अगेन ये भी रॉन्ग, क्योंकि हमारा मैच नहीं हो रहा है। ये इनमें से ही किसी चारों के इक्वल होगा ट्रेस, इसके अलावा किसी और चीज़ के इक्वल नहीं होगा। तो ये एक ट्रेस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये एक साइक्लिक पैटर्न फॉलो करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे एक कलेक्शन दिया गया है 3x3 की रियल मैट्रिक्स का सच दैट ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 0 0 0 0 0। और हमसे पूछा है ऑप्शन में कि जो ये सेट एस होगा उसके अंदर एक निलपोटेंट मैट्रिक्स आएगी, एक रैंक 1 की मैट्रिक्स आएगी, या रैंक 2 की मैट्रिक्स आएगी, या फिर ये एक नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी अपने अंदर कंसिस्ट करेगा। तो जब भी हमें वो ए ट्रांसपोज ए लिख के दे देगा तो हमें ये याद रखना है
कि जो डायगोनल एंट्रीज आती है ए ट्रांसपोज ए की, वो मेरे पास क्या आती है, ईच रो की एंट्रीज के स्क्वायर के सम के बराबर। हम एक जर्नल 3x3 की मैट्रिक्स मान के चलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये मैंने कोई ए मैट्रिक्स मान ली। ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए डी ई ए डी जी बी ई एच सी एफ आई। ए ट्रांसपोज ए किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी एंट्री आएगी, अभी हम उन्हें नहीं देख रहे, यहाँ पे भी कोई आएगी, यहाँ पे भी। डायगोनल एंट्रीज पे हमारा फोकस है और हमेशा डायगोनल पे ही होगा जब हम ए ट्रांसपोज ए लेके चलेंगे। यहाँ पे क्या आएगी मेरे पास, बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। सो एक तो हमें ये पता है कि हम जब भी ए ट्रांसपोज ए करेंगे वो मेरे पास क्या आएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। और डायगोनल मैट्रिक्स पे हमेशा जो इसकी एंट्रीज हैं उसके स्क्वायर का सम आएगा। वे रोज की एंट्रीज हो सकती हैं, डिपेंड करेगा ए ट्रांसपोज ए कर रहे हैं या ए ट्रांसपोज ए कर रहे हैं। तो उस हिसाब से या तो रोज की एंट्रीज के स्क्वायर का सम आ जाएगा या कॉलम की एंट्रीज के स्क्वायर का सम आ जाएगा, लेकिन आएगा हमेशा स्क्वायर का सम ही। और साथ ही साथ ये क्या होगी, हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब ये मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में किस मैट्रिक्स के इक्वल दी है, 1 0 0 0 0 0 0 0 0। सो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया मेरे पास कि ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड, बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ए क्या थी मेरे पास, रियल मैट्रिक्स थी, तो ये ए बी सी जितनी भी एंट्रीज थी ये सारी रियल नंबर है। तो रियल नंबर्स, ऐसे रियल नंबर जिनके स्क्वायर का सम 0 के इक्वल आ जाए, वो क्या पॉसिबल है, सिर्फ अगर ये सारे ही क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। अगर ये सारे ही नंबर क्या हो जाए मेरे पास, 0 के इक्वल हो जाए। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे मेरे कहाँ से आ रहे हैं, रियल फील्ड से आ रहे हैं, तो इनको 0 ही होना पड़ेगा। और ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। तो इस वाली इक्वेशन से क्या पॉसिबिलिटी आती है मेरे पास निकल के कि ए 1 हो जाए, डी 0 हो जाए, जी 0 हो जाए। एक तो ये। सेकंड, ए 0 हो जाए, डी 1 हो जाए, जी 0 हो जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी, ए 0 हो जाए, डी 0 हो जाए और जी क्या हो जाए, 1 हो जाए। एंड बाकी सारी एंट्रीज हमने 0 दिखा दी है। सो अब हम पॉसिबिलिटी देख लेते हैं इनके बेसिस पे जो ABC की हमारी वैल्यू निकल के आई है कि कौन कौन सी मैट्रिक्स हमारी एस सेट के अंदर पॉसिबल है। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं, अगर मैं ए को 1 ले लेती हूँ तो 1 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये तो जब अगर मैं ए को 1 ले लेती हूँ, उसके बाद अगर मैं डी को 1 ले लेती हूँ और बाकी सबको 0, डी को 1 लिया तो ये आया मेरे पास। थर्ड पॉसिबिलिटी, अगर मैं जी को 1 ले लूँ, बाकी एंट्रीज मेरे पास 0 हैं, तो ये 3 पॉसिबिलिटी निकल के आई। वैसे भी जब हमने कह दिया कि DEFGHI तो मेरे सारी एंट्रीज 0 हैं, ABC में से एक एलिमेंट हमेशा नॉन 0 होगा क्योंकि इनका सम 1 के बराबर है। तो रैंक 1 की मैट्रिक्स आएंगी हमेशा इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो ट्रू होगा कि रैंक 1 की मैट्रिक्स आएगी। ऑप्शन 1 में कहता है एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी इसके पास। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कोई हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है मतलब इसकी सारी आइगन वैल्यूज़ क्या है, ये 0 है। तो अगर किसी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू 0 हो जाती है तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाती है। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स भी होगी इसके अंदर। ए मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2, रैंक 2 की मैट्रिक्स इसके पास कभी भी पॉसिबल नहीं है। अ नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या इसके पास एक नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि ये सारी एंट्रीज तो क्या है इसकी, 0 है, और ये क्या है, नॉन जीरो पॉसिबल है। और जो पॉसिबिलिटी है जिस तरीके की मैट्रिक्स इसके अंदर आएगी वो हमने दिखा दी है।
तो इनमें से कोई सी भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बन रही है। तो ऑप्शन कौन से ट्रू हो जाएंगे हमारे, फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है कि लेट यू बी अ रियल n क्रॉस 1 वेक्टर सेटिस्फाइंग u ट्रांसपोज u इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पे u ट्रांसपोज मतलब u डैश u ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने एक मैट्रिक्स A डिफाइन करी इन टर्म्स ऑफ दिस वेक्टर u एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। सो इस क्वेश्चन में हमारे ये कुछ रिजल्ट हैं जो यूज़ होने वाले हैं, और जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनकी लिस्ट कर दिया है कि कौन कौन से रिजल्ट इस क्वेश्चन में हम यूज़ करने वाले हैं। तो रिजल्ट क्या कहता है हमें कि u अगर मेरे पास कोई भी रो वेक्टर है तो u ट्रांसपोज जो होगा वो कॉलम वेक्टर होगा। उसके बाद u ट्रांसपोज u हमें क्या मिलेगा, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मिलेगी जो किसके बराबर होगी, हमेशा नॉर्म ऑफ u के। और अगर मेरा u नॉन जीरो वेक्टर है तो जो रैंक होती है u ट्रांसपोज u मैट्रिक्स की और u ट्रांसपोज मैट्रिक्स की वो हमेशा 1 होती है, क्योंकि ये जो u ट्रांसपोज आती है ये रैंक 1 की मैट्रिक्स आती है। और हमें पता है कि रैंक 1 वाली मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो क्या होती है, n-1 टाइम्स तो जीरो आता है और ट्रेस आता है। तो यहाँ पे अगर u नॉन जीरो वेक्टर है तो u ट्रांसपोज जो कि रैंक 1 की मैट्रिक्स होती है इसकी आइगन वैल्यू होती है नॉर्म ऑफ u एंड बाकी टाइम्स जीरो। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। पहले हमें दिया है u ट्रांसपोज u इज इक्वल्स टू 1। ये क्या दिखाता है, हमने कहा था नॉर्म ऑफ u को। दैट मीन्स u मेरे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। a क्या है मेरे पास, i माइनस 2u ट्रांसपोज। तो हमसे पूछा है कि a सिंगुलर होगा या a आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी, इन्वोल्यूटरी होगी, और ट्रेस ऑफ a क्या होगा। सो हम आइगन वैल्यू ऑफ a लिखेंगे, क्या होंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू तो क्या होंगी 1,1,1,1 और 2 टाइम्स u ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ u और बाकी टाइम्स क्या हो जाएगा n-1 टाइम्स जीरो। आइगन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, क्योंकि नॉर्म ऑफ u जीरो के बराबर है 1 1 1 अप टू डॉट डॉट 1। तो आइगन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू -1, -1, -1 अप टू डॉट डॉट 1। नाउ आइगन वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, क्या ये -1 1 1 टू डॉट डॉट 1। 1 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, n-1 टाइम्स, और -1 1 टाइम रिपीट हो रहा है। तो क्या a मेरे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, आइगन वैल्यू सारी नॉन जीरो है तो a क्या होगा मेरे पास, बताइए, नॉन सिंगुलर, यस। तो ऑप्शन ए इज फॉल्स, हमसे ट्रू पूछा है, a मेरा नॉन सिंगुलर होगा। सेकेंड ऑप्शन में क्या कहता है, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, दैट मीन्स a मेरे पास क्या होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की वीडियो में हमने ये रिजल्ट ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एकमात्र इन्वर्टेबल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए यहाँ पे इन्वर्टेबल तो है लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी नहीं हो सकती क्योंकि इसके पास एक आइगन वैल्यू क्या है, -1 है। तो ए मेरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। नाउ थर्ड ऑप्शन में क्या कहता है कि ट्रेस जो होगा वो मेरे पास किसके बराबर होगा, n-2 के। तो ट्रेस यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स का क्या होगा, -1 +1 +1 +1 +1, कितने टाइम्स, n-1 टाइम्स। तो ये जो हमारे पास n-1 टाइम्स 1 था उसमें से एक 1 कम हो जाएगा क्योंकि इससे कट जाएगा। तो अब कितने 1 बचेंगे मेरे पास, n-2। तो ट्रेस मेरे पास क्या होगा, n-2। तो ऑप्शन थर्ड मेरे पास ट्रू हो गया। ऑप्शन फोर्थ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ पे जगह नहीं बची। तो ऑप्शन फोर्थ में कहता है कि ए मेरे पास क्या होगी, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी क्या दिखाता है कि ए मेरे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। चलिए देख लेते हैं करके। ए मेरे पास गिवन है ये, तो मैं ए स्क्वायर निकालूंगी तो क्या आएगा, आइडेंटिटी -2 टाइम्स यू ट्रांसपोज इंटू आइडेंटिटी -2 यू ट्रांसपोज। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी -2 टाइम्स यू ट्रांसपोज -2 टाइम्स यू ट्रांसपोज, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, प्लस 2 टाइम्स या 4 टाइम्स, क्योंकि 2 × 2 4 हो जाएगा, यू ट्रांसपोज
यू ट्रांसपोज। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 टाइम्स यू ट्रांसपोज प्लस 4 यू ट्रांसपोज। अब ये कैसे आया? अगर मैं इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर दूं तो यू ट्रांसपोज यू ये किसके इक्वल है? नॉर्म ऑफ यू के, दैट इज 1 के इक्वल। तो इसको हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 यू ट्रांसपोज। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि ए स्क्वायर मेरे किसके इक्वल आया है? आइडेंटिटी के। तो ए मेरे पास क्या होगी? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। तो ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 3 आर ट्रू, ऑप्शन 1 एंड 2 आर फॉल्स।